नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। चीन से आज एक बार फिर डराने वाली तस्वीरें आई हैं। चीन में एक बार फिर कोरोना काबू से बाहर दिखाई दे रहा है। हॉस्पिटल्स फुल हैं, कोरोना के नए पेशेंट्स के लिए जगह नहीं है। कोरोना के मरीजों को हॉस्पिटल्स के बाहर गाड़ियों में ही ड्रिप लगाई जा रही है। लाशों का अंबार है। दवाइयों की दुकानों के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। तस्वीरें दिखाती हैं चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। चाइना में कोरोना के हालात एक बार फिर से कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, पूरी तरह काबू से बाहर। शी जिनपिंग की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, बेबसी दिखाई है। हैरानी की बात है कि चीन ने सबसे पहले जीरो कोविड पॉलिसी लागू की, फिर दुनिया में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन बनाने का दावा किया और इसके बाद सबसे ज्यादा आबादी को वैक्सीन की डबल डोज देने का दावा भी किया। फिर कोरोना पर पूरी तरह काबू पाने का दावा किया। सारे दावे फेल हो गए। अब चीन की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि कोरोना काबू से बाहर है। कोरोना को रोकना उसके बस में नहीं है। चीन की सरकार ने अब कोविड डेथ की डेफिनेशन बदली है। शी जिनपिंग की सरकार ने तय किया है कि जिन लोगों की मौत रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से होगी, सिर्फ उन्हें ही कोरोना डेथ में काउंट किया जाएगा। इस लिहाज से बीजिंग में अब तक सिर्फ 7 लोगों की मौत कोरोना से हुई है, लेकिन एजेंसीज का दावा है कि सिर्फ 17 दिसंबर को ही बीजिंग में 2700 पेशेंट्स की मौत कोरोना की वजह से हुई। बीजिंग के सभी इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम 24 घंटे काम कर रहे हैं। इसके बाद भी लाशों का अंबार लगा हुआ है। अभी भी 2000 से ज्यादा डेड बॉडीज अंतिम संस्कार के इंतजार में लाइन में लगी हैं। हैरानी की बात है कि कोरोना से हालात खराब होने के बावजूद चीन ने बीजिंग से रेस्ट्रिक्शंस हटा लिए हैं, पाबंदियां वापस ले ली हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसीलिए चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं, वहां की सरकार का जो रुख है, उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। सबके सामने सवाल है, क्या चीन एक बार फिर से दुनिया को आफत की एक और सौगात देने वाला है? क्या यह दुनिया पर आने वाले खतरे की आहट तो नहीं? क्या यह फिर से दूसरे मुल्कों में कोरोना के फैलने का संकेत तो नहीं? भारत भी चीन के हालात को देखते हुए अलर्ट पर है। कल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने कोरोना के सिचुएशन पर रिव्यू करने के लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। असल में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इसलिए परेशान हैं क्योंकि चीन से कभी पूरी खबर नहीं आती। चीन कितना छुपा रहा है, जो बता रहा है वो कितना सच है, ये कोई नहीं जानता। कोरोना का जो वेरिएंट अब चीन में फैला हुआ है, वो पुराना वेरिएंट है या कोरोना के किसी नए वेरिएंट का कोई नया स्वरूप सामने आया है, ये भी किसी को नहीं मालूम। अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट आया है तो क्या वैक्सीन उस पर काम करेगी, कितना काम करेगी, इसका अंदाजा भी किसी को नहीं है। इसीलिए चीन की तस्वीरें लोगों को डरा रही हैं, कोरोना के कहर की याद दिला रही हैं। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, चीन के जुहाई शहर की हैं। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में स्ट्रेचर पर लाशों की लाइन लगी है। चाइना में कोरोना वायरस किस कदर कहर बरपा रहा है, यह तस्वीर इसका सबूत है। मॉर्चरीज भर चुकी हैं, लाशें रखने की जगह नहीं बची है, इसलिए अब हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में लाशें ही लाशें दिखाई दे रही हैं। आपको याद होगा, हमारे देश में भी कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दी थी। अब इसी तरह की तस्वीरें चीन से आ रही हैं। हालांकि चीन से कोई पुख्ता खबर नहीं मिलती, कोई खबर कंफर्म नहीं होती, वहां की सरकार किसी सवाल का जवाब नहीं देती, लेकिन दुनिया भर की तमाम एजेंसी से हवाले से जो पता चल रहा है, उसके मुताबिक चीन में कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट कहर बरपा रहा है, वो पुराने वेरिएंट के मुकाबले बहुत तेजी से फैल रहा है। नए वेरिएंट के कारण कुछ ही घंटों में मरीजों की संख्या डबल हो जा रही है। चीन की सरकार बेबस है और लोगों की जान बचाने में नाकाम है। हॉस्पिटल में रखी गई ये लाशें इसका सबूत है। चाइना ने पहले जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें एक मरीज मिलने पर पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया जाता था। इन्फेक्टेड हुए इंसान के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को आइसोलेशन कैंप में डाल दिया जाता था। जब इसके खिलाफ
पूरे चीन में विरोध प्रदर्शन हुए, प्रोटेस्ट हुआ, तो जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। उसके बाद जो हालात बने वो तस्वीरों में आपके सामने हैं। हॉस्पिटल भरे हुए हैं। दावा तो यह किया जा रहा है कि इस वक्त चीन में 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का इलाज करवा रहे हैं और हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बची है, इसलिए अब हॉस्पिटल्स के बाहर गाड़ियों में ही मरीजों का इलाज किया जा रहा है। चीन के एक हॉस्पिटल के हेड नर्स ने बताया कि कोविड के इतने मरीज हैं कि उन्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। कल दोपहर से ही हमारा विभाग 6 मरीजों को एक साथ इमरजेंसी सेवाएं दे रहा है। ऐसे हालात में मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता हूँ। तबीयत खराब हो तो भी मैं ब्रेक नहीं ले सकता। तो मेरे साथी और मैं, हम सब जितना संभव हो यहाँ डटे रहकर मरीजों की मदद कर रहे हैं। हम चाहे जितना थके हों और आपके पास तो समय ही नहीं कि इस बारे में सोचें। इतना काम रहता है। ये तो काम के प्रति हमारी जवाबदेही है। इस क्राइसिस को कम करके दिखाने के लिए चाइना ने कोविड-19 से होने वाली मौतों का डेफिनेशन ही बदल दिया है। शी जिनपिंग की सरकार ने कहा कि केवल सांस की बीमारी से मरने वालों को ही कोरोना से मौत करार दिया जाएगा। जो बुजुर्ग दूसरी बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें अगर कोरोना का इन्फेक्शन हो भी जाता है तो भी उनकी मौत को कोविड-10 की डेथ में नहीं गिना जाएगा। इसी वजह से पिछले 2 दिनों में चाइना ने कोरोना से केवल 7 मौतों की रिपोर्ट की है, जबकि बीजिंग का सबसे बड़ा क्रेमेटोरियम 24 घंटे काम कर रहा है। लाशें जलाने का नंबर देने के लिए टोकन बांटे जा रहे हैं। बीजिंग के बाबा ओशान क्रेमेटोरियम में दिन हो या रात गाड़ियों की लंबी कतारें दिखती हैं। यहां पर लाशें जलाने के लिए 20-20 दिन इंतजार करना पड़ रहा है। चीन में मीडिया सरकारी है, पूरी तरह कंट्रोल में है, इसलिए सही जानकारी सामने आ पाना मुश्किल होता है। लेकिन हांगकांग और ताइवान के अखबारों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चीन में कोरोना का इलाज तो छोड़िए, कोरोना का टेस्ट करवाना भी लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। टेस्टिंग सेंटर्स के बाहर टेस्ट कराने के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। लोगों को अपनी बारी का इंतजार करने के लिए कई कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। चीन के रूरल इलाकों में, गांव वाले इलाकों में तो कोविड टेस्ट कराने में कई कई दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। चीन में कोरोना वायरस का कहर इतना ज्यादा है कि हॉस्पिटल्स में इलाज की व्यवस्था नहीं है। मेडिकल स्टोर्स में दवाएं खत्म हो गई हैं। जहां पर दवाएं अवेलेबल हैं वहां उन्हें लेने के लिए लंबी लाइनें लगी हैं। लोग दवा के लिए गाड़ियों में कई कई घंटों तक इंतजार करने को मजबूर हैं। दूर दराज के इलाकों की बात तो छोड़िए, बीजिंग में भी दवाओं की भारी किल्लत है। मेडिकल शॉप्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें दिखाई दी हैं। हैरानी की बात है कि ऐसे हालात में भी सरकार ने कुछ शहरों में लॉकडाउन हटा लिया। वुहान से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला, वह हालत अब भी खराब है, लेकिन सरकार ने वुहान से लॉकडाउन हटा लिया। राजधानी बीजिंग को भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए खोल दिया गया है। इस वजह से इंफेक्शन और बढ़ गया। मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। दुनिया भर के लिए चिंता की बात यह कि अभी यह पता नहीं चल रहा कि चीन में कोरोना वायरस का जो वेरिएंट फैला है वो कौन सा वेरिएंट है। इसलिए भारत समेत दुनिया के सब मुल्क फिक्रमंद हैं। डर है अगर वायरस का वेरिएंट दूसरे मुल्कों में पहुंच गया तो क्या होगा। अमेरिका ने भी चाइना में कोविड के कहर पर चिंता जताई। भारत में भी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि चाइना से फ्लाइट रोक देनी चाहिए। जो ये स्ट्रेन है जो इस समय वहां पर ये नई लहर ला रहा है, यह पिछले जाने हुए स्ट्रेन्स में से कोई है या ये म्यूटेशन होके कोई बिल्कुल नया ही स्ट्रेन आ गया है? कौन सा स्ट्रेन है और ये कारण क्या है कि वहां पर जब पूरे विश्व में कोरोना के नंबर्स कम हो रहे हैं, WHO ने कहा है कि कुछ समय के बाद वो इसको महामारी के रूप में जो उन्होंने डेफिनेशन दी है उसको हटाने की सोच सकते हैं, तो एक तरफ तो सब तरफ इंप्रूवमेंट हो रहा है और चाइना में ये इतनी तेजी से फैल रहा है। क्या ये नया वायरस है? क्या ये नए वायरस का कोई नया स्ट्रेन है? वहां पर भी पूरी पॉपुलेशन उनकी वैक्सीन से वैक्सीनेट हो चुकी है, तो क्या उनकी वैक्सीन इनइफेक्टिव थी? कोई ना कोई तो कारण है जो ये वहां फैल रहा है। हमें उन कारणों को जानना भी जरूरी है और जब तक हम उन कारणों को जाने, उसके साथ साथ चीन से आने वाली जितनी भी फ्लाइट्स हैं और जो भी हमारा फिजिकल कांटेक्ट है,
वहां पूरे प्रिकॉशंस लिए जाने की सख्त जरूरत है। अब सवाल है कि चीन ने तो सबसे पहले वैक्सीन बनाने का दावा किया था, उसका क्या हुआ? क्या चीन की वैक्सीन बेअसर हो गई है या फिर वैक्सीन बनाने और लगाने का दावा ही झूठा था? एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन की सरकार जमीनी हकीकत पता नहीं लगने देती, सच सामने नहीं आने देती। और दूसरी बात यह, अगर चीन ने कोरोना के सबसे पहले वेरिएंट के लिए वैक्सीन बनाने का दावा किया था तो हो सकता है उसके बाद वायरस में हुए म्यूटेशंस पर उसकी वैक्सीन बेअसर हो गई हो। एक्सपर्ट सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। कुछ का कहना है कि चीन की कोरोना वैक्सीन 2 तो क्या 3 शॉट्स भी अगर लगा लें तो भी ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट्स पर असरदार नहीं है। हालांकि चीन ने दावा किया कि उसने कोरोना की नई नेजल वैक्सीन डेवलप की है जो कोरोना वैक्स से करीब 15 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन यह दावा कितना सही है इसकी जांच होना बाकी है। इस दावे पर सवालिया निशान इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर चीन ने इतनी इफेक्टिव वैक्सीन बना ली है तो फिर चीन में कोरोना वायरस इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है? हालात काबू से बाहर क्यों हो गए हैं? भारत में कोविड से जुड़ी नेशनल टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा का कहना है कि वायरस के खिलाफ जीरो कोविड पॉलिसी कामयाब हो ही नहीं सकती। वायरस को तो फैलने से रोका ही नहीं जा सकता। शी जिनपिंग की सरकार पिछले 3 साल से इसी पॉलिसी पर चलती रही और नतीजा दुनिया के सामने है। चाइना की स्थिति के एक तो चाइना के बारे में बहुत अधिक मालूम नहीं है। वहां पर एक क्या कहना चाहिए ट्रांसपेरेंसी की कमी रहती है कि वहां एक्चुअली हो क्या रहा है। लेकिन अगर लोगों को बांध के रखा जाए और लोगों में टीकाकरण उन्होंने लगाया है, अब उसके टीके का कितना प्रभाव है, एक तो ये प्रश्न उठता है। और दूसरा, जो प्राकृतिक तौर पे जो इन्फेक्शन होता है उससे प्रतिरक्षण बहुत अच्छा बन जाता है और अगर लोगों को बचा के रखा हुआ है तो उसकी वजह से भी गंभीर बीमारी हो सकती है। लेकिन वास्तविकता में वहाँ क्या सिचुएशन है इसके बारे में कहना मुश्किल है। जीरो कोविड पॉलिसी जहाँ तक भारत का संबंध है इसके बारे में हम लोगों को शुरू से ही मालूम था कि ये मुमकिन नहीं है। वायरस की कोई सीमाएं नहीं होती और उसको फैलने में ना ज़्यादा परेशानी होती है ना ज़्यादा समय लगता है। पिछले 3 साल से पूरी दुनिया देख रही है कि चीन दुनिया को सिर्फ दर्द बांटता है। पहले कोरोना की बात छुपाई, उसके बाद जब हालात खराब हुए तो कोरोना वायरस फैलने की बात स्वीकार की, फिर पूरे चीन में लॉकडाउन लगा दिया। कोरोना के मरीजों की हत्या का इल्जाम भी चीन सरकार पर लगा। इसके बाद चीन ने सबसे पहले कोरोना के वैक्सीन बनाने का दावा किया। जिन मुल्कों ने चीन से वैक्सीन ली उनके हालात और ज्यादा खराब हो गए। चीन ने अपने ज्यादातर नागरिकों को वैक्सीन लगाने का दावा किया, कोरोना को काबू में करने का दावा किया, लेकिन हकीकत यह है कि चीन बनी वैक्सीन जिन लोगों ने ली वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी तक चीन ने न तो यह बताया कि उसने अपने कितने नागरिकों को वैक्सीन दी, न यह बताया कि उसकी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है। चीन ने यूएन की टीम को भी चाइनीज वैक्सीन की टेस्टिंग की इजाजत नहीं दी और अब चीन की सरकार कह रही है कि उसके यहां कोरोना का फिर से आउटब्रेक हुआ है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी वैक्सीन अभी तक कोरोना के जितने भी वेरिएंट्स आए हैं उन पर इफेक्टिव है। कोरोना को कंट्रोल करने की जो पॉलिसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनाई वो अब तक इफेक्टिव रही है, इसलिए चिंता करने या घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन सावधान रहना जरूरी है क्योंकि चीन से अब कोरोना का कौन सा वेरिएंट आएगा ये कोई नहीं जानता। हालांकि ये बात अब पूरी दुनिया जान गई है कि चीन दुनिया को टेंशन दे सकता है, सॉल्यूशन भारत देगा। चीन दुनिया को वायरस दे सकता है, वैक्सीन भारत ही देता है। चीन बीमारी देता है और भारत इलाज देता है। अब चीन से जो कोविड आया उससे तो हम बच गए, लेकिन वहां से जो अटकलें और अफवाहें आती हैं उनका असर आजकल सियासत में काफी दिखाई देता है। हमारे यहां विपक्ष के नेता चीन की वकालत करने में लगे हैं। हमारे सैनिकों को पिटने वाले और चीनी सैनिकों को पीटने वाला करार दे रहे हैं। विपक्ष के नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी चीन से डरते हैं। विरोधी दल के नेता चीन के नाम पर मोदी को गालियां देते हैं। आज
पार्लियामेंट में इसी मुद्दे पर हंगामा हुआ। बीजेपी ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी भी मांग की। कल खड़गे ने अलवर में राहुल गांधी के सामने रैली में प्रधानमंत्री को चूहा कहा था और इसके बाद यह भी कहा था कि आजादी की लड़ाई में बीजेपी का कुत्ता भी नहीं मरा। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी के नेताओं ने जमकर विरोध किया। आज पार्लियामेंट की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने खड़गे से अपने बयान के लिए, अभद्र भाषा के लिए माफी मांगने की मांग की। सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा, विपक्ष के नेता ने घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, इसलिए खड़गे सदन से माफी मांगे। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने शोर मचाया। सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, माफी मांगनी चाहिए सदन से और उन्होंने माफी मांगनी चाहिए इस देश की जनता से। और जिस प्रकार से अभद्र भाषा उन्होंने उपयोग किया, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच का दर्शन दिया, उन्होंने अपनी बहुत ही ईर्ष्या का दर्शन दिया। उनकी ईर्ष्या हो सकती है, उनको हमसे मतभेद हो सकती है, उनकी जेलसी होगी कि उनको तो मात्र 50 सीटें मिली, हमको 303 मिली। उनको ईर्ष्या और दुख हो सकता है कि उनकी पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार का अभद्र भाषण देना मैं समझता हूं सभी का अपमान है, इस सदन का भी अपमान है और देशवासियों का, देश के हर वोटर का अपमान है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। खड़गे ने कहा, जो बयान उन्होंने सदन से बाहर दिया उस पर सदन में चर्चा की जरूरत नहीं है। खड़गे ने कहा, माफी तो बीजेपी को मांगनी चाहिए। सर, एक तो मैं जो राजस्थान के अलवार में भारत जोड़ो जो सभा वहां पर आयोजित किया गया था सभा, उसमें ये आउटसाइड द हाउस है। जो मैं मेरी बातें कही वो पॉलिटिकली आउटसाइड द हाउस, नॉट इन द हाउस। यहाँ पर डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं। और दूसरी चीज मैं अभी भी कह सकता हूं, आजादी के वक्त फ्रीडम मूवमेंट में उन लोगों को कोई रोल नहीं था, और ये माफी मांगने वाले लोग, ये माफी मांगने वाले वैसे खड़गे ने कल जो बात अलवर में कही थी वो पहली बार नहीं कही। यही बात वो 3 बार कह चुके हैं। हर बार इस पर हंगामा हुआ, लेकिन उसके बाद भी खड़गे बार बार वही बयान देते हैं। 7 फरवरी 2017 को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। उस वक्त भी खड़गे ने यही कहा था। खड़गे के इस बयान का प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ही करारा जवाब दिया था। मोदी ने कहा था कि वो और उनकी पार्टी कुत्तों वाली संस्कृति से नहीं आते, इसलिए वो किसी के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस वक्त खड़गे मोदी का जवाब सुनकर खामोश रह गए, लेकिन अब खड़गे ने फिर वही बात दोहराई, इसलिए बीजेपी ने विरोध किया, इससे बड़ा इशू बनाया। बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, खड़गे का बयान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाला है। आजादी की लड़ाई में सबने मिलकर हिस्सा लिया। जिन लोगों ने कुर्बानी दी उनमें वो शहीद भी शामिल थे जो कांग्रेस के मेंबर नहीं थे, इसलिए खड़गे को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। जो कुछ भाषा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रयोग की है वो घोर निंदनीय है, और कहीं न कहीं जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया है ये उस शब्द के समकक्ष उनकी मानसिकता का प्रतीक है। और ये कहना कि सारी की सारी स्वतंत्रता आंदोलन का श्रेय सिर्फ उन्हीं का है,
तो ये सभी क्रांतिकारियों का अपमान है और आजाद हिंद फौज के सभी बलिदानी सेनानियों का अपमान है। और इतना ही नहीं, आज क्या तारीख है? 20 दिसंबर। 19 दिसंबर को काकोरी में जो राइजिंग हुई थी, उस काकोरी में प्रकरण में राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खां जी को फांसी हुई थी। ये उनके बलिदान का दिन है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस काकोरी के केस में अंग्रेज सरकार का वकील कौन था? यही कांग्रेस के नेता जगत नारायण मुल्ला, जो क्रांतिकारियों के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे थे ब्रिटिश सरकार से पैसा लेकर, और वो ये दावा करते हैं कि स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। बड़ी बात यह कि आज विरोधी दलों के ज्यादातर नेता खड़गे के बयान से किनारा करते दिखाई दिए, लेकिन संजय राउत ने खड़गे का बयान की बचाव किया। संजय राउत ने कहा कि अगर बीजेपी के नेता आजादी की लड़ाई में शामिल थे तो बीजेपी इसके सबूत दिखा दे, नाम बता दे। जरूर वीर सावरकर, भगत सिंह जैसे कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे, वो किसी पार्टी के साथ जुड़े नहीं थे। वो अपना क्रांति का कार्य अलग तरीके से करते थे। बात ऐसी है कि अगर खड़गे साहब ने ये बात कही है तो उसमें प्रतिवाद करना चाहिए बीजेपी ने कि हमारे इतने इतने लोग फांसी पे गए, हमारे इतने लोग जेल में चले गए, बता दीजिए। लेकिन आप ये नकार नहीं सकते कि इस अमृत महोत्सव की आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का बलिदान, ठीक है, कांग्रेस के साथ हमारे मतभेद है, हो सकते हैं, लेकिन जो सेनापति रहे, जो सरदार रहे, जो आंदोलन रहा क्विट इंडिया तक, वो तो कांग्रेस की लीडरशिप में हुआ। जनता कांग्रेस की लीडरशिप में ही मरने के लिए तैयार थी, जेल जाने के लिए तैयार थी। ये इतिहास है और इतिहास कोई बदल नहीं सकता। आप संसद भवन बदल सकते हो, आप राजपथ का नाम बदल सकते हो, लेकिन इतिहास आप नहीं बदल सकते। आप किताबें बदल सकते हो, लेकिन इतिहास नहीं बदल सकते। यह बात सही है कि भारत को आजादी दिलाने में कांग्रेस के नेताओं का बड़ा योगदान रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें दूसरे नेताओं के लिए अपमानजनक बातें करने का लाइसेंस दे दिया जाए। ये ठीक है, कांग्रेस के नेताओं ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया। सबको उस बलिदान का सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये बलिदान कांग्रेस के नेताओं को इस बात का हक तो नहीं देता कि वो दूसरों को डरपोक, कुत्ता, चूहा कहें। खड़गे के बयानों को लेकर ज्यादा चिंता इसलिए होती है कि वो आपके यहां कुत्ता भी नहीं मरा वाला डायलॉग कई बार बोल चुके हैं। वो जानते हैं कि चीन के मामले पर अपने प्रधानमंत्री को चूहा कहने का मतलब क्या होता है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को नहीं समझते कि चीन के सवाल पर मोदी के खिलाफ जब जहर उगला जाता है तो ये सबसे ज्यादा चीन को सूट करता है? क्या खड़गे ये नहीं जानते कि अपने प्रधानमंत्री को और अपनी सेना को कमजोर बताने का मतलब है चीन के एजेंडे पर काम करना? लेकिन लगता है कि कई बार विपक्ष के नेता मोदी विरोध के चक्कर में इतनी दूर चले जाते हैं कि वहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। और अगर कांग्रेस के अध्यक्ष इस तरह की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो बाकी नेताओं को कौन रोकेगा? एक और उदाहरण इसी तरह की भाषा का कांग्रेस के एक और नेता, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बयान में मिला। अजय राय वाराणसी से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। अजय राय ने स्मृति ईरानी को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। नतीजा यह हुआ कि अजय राय को महिला आयोग का नोटिस मिल गया, पेशी के लिए कहा गया, रॉबर्ट्सगंज में उनके खिलाफ एफआईआर भी फाइल हो गई और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बयानबाजी हुई। असल में अजय राय ने कहा कि अमेठी गांधी परिवार की सीट रही है, स्मृति ईरानी एक बार तुक्के से जीत गई, लेकिन अब अमेठी की जनता समझ गई है स्मृति ईरानी विकास के लिए काम नहीं करती, सिर्फ लटके झटके दिखाकर चली जाती हैं। ये गांधी परिवार की सीट है, वहाँ से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहाँ से रहे। हम जिस तरीके से सेवा की, लगभग जहाँ लोगों ने वहाँ बताया कि आधे से ज़्यादा कल कारखाने बंद पड़े। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ के कार्यकर्ताओं की मांग है, हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में स्मृति ईरानी और अभिजीत सिंह का चैलेंज है कि राहुल गांधी हार जाएंगे।
ये चैलेंज तो बहुत कुछ करते हैं। अब हम लोग तो मोदी को 2024 में बनारस में हराएंगे, ये हम चैलेंज करते हैं। अजय राय ने जो कहा उसमें लटके झटके शब्द पर आपत्ति जताई गई। स्मृति ईरानी खुद मैदान में उतर आईं। उन्होंने कहा अजय राय तो गांधी परिवार के सामने नंबर बढ़ाने के लिए, राहुल गांधी को खुश करने के लिए इस तरह की बात कह रहे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा सवाल तो यह है कि कांग्रेस में उन्हीं नेताओं की तरक्की क्यों होती है जो बीजेपी के नेताओं को गालियां देते हैं। क्या राहुल गांधी को गालीबाज नेता ज्यादा पसंद है? ऐसा क्यों है कि कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इस प्रकार के निम्न वर्ग के शब्दों का इस्तेमाल कर, गाली देकर, क्यों उन्हें लगता है कि गांधी खानदान खुश हो जाएगा? वो कौन सा कल्चर है जिसको गांधी खानदान ने सर्टिफाई किया है कांग्रेस में? प्रश्न ये उठता है क्योंकि ये सारे बयान, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे मेरे खिलाफ अभद्र टिप्पणी हो, चाहे नरेंद्र मोदी को मौत के घाट उतारने की बात हो, चाहे भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी हो, ये सारी टिप्पणियां कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो सर्वसम्मति से, कई टिप्पणियां तो गांधी खानदान की उपस्थिति में दी गई। तो ऐसा क्या है कि गांधी खानदान इस प्रकार के अभद्र व्यवहार को प्रोत्साहित करता है? अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस मामले में पूछताछ के लिए पुलिस की टीम वाराणसी पहुंच गई है। अजय राय को महिला आयोग ने 28 दिसंबर को पेश होकर अपना पक्ष रखने को कहा है, लेकिन अजय राय का कहना है कि उन्होंने तो आम बोलचाल की भाषा में अपनी बात कही, उन्होंने कोई गलत नहीं की है, कुछ गलत कहा नहीं है, अपमान की कोई बात नहीं है, और जब अपमान किया नहीं तो माफी मांगने का सवाल ही कहां उठता है। एक हमारे आम चलन की भाषा है कि भाई लटके झटके में लोग चलते हैं, बात करके चल देते हैं, झटके से उठे चल दिए, लटके मतलब एक इस तरह की बातें आती हैं। वो कोई असंसदीय भाषा या कोई मैंने ऐसा कोई किसी का अपमान करने के लिए नहीं बोला है। अब हो सकता है वो अपनी चीज़ों को अपने लेकर, वो पुरानी बात को लेकर चल रही हूँ। मैं तो एक अपने चलन की भाषा मैंने ये बात बोला है। हमने जब उस तरह की बात कोई बोली ही नहीं तो माफ़ी किस बात की होती है? मैंने तो इस तरह की बात बोली जो आम जन, जो एक बोलचाल की भाषा है उससे मैंने बोला है। वो हमने जो बात बोली उसमें मैं कायम हूँ। अजय राय पछता रहे होंगे कि उन्होंने स्मृति ईरानी के बारे में इतने हल्के और ऊंचे मुहावरे का इस्तेमाल क्यों किया। वो जानते हैं स्मृति ईरानी जवाब देने में बहुत तेज हैं और वो अपने विरोधियों को ठिकाने लगाना अच्छी तरह से जानती हैं। अजय राय शायद भूल गए कि राहुल गांधी को अमेठी में हराना आसान काम नहीं था, लेकिन स्मृति ईरानी ने करके दिखाया। इसलिए उन्होंने आज अजय राय के साथ साथ राहुल गांधी को भी लपेट लिया। अब अजय राय ने जो कहा उसका खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। इसे कहते हैं करे कोई और भरे कोई। वैसे मैं आपको आज की कुछ इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखा देता हूं। विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेता पार्लियामेंट में, पब्लिक प्लेसेस पर, रैली में एक दूसरे के खिलाफ चाहे कितनी तीखी बयानबाजी करें, लेकिन इन नेताओं का आपसी व्यवहार अच्छा है। मोदी को चूहा कहने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे आज लंच की टेबल पर प्रधानमंत्री के साथ ठाके लगाते दिखे। असल में आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सभी सांसदों को लंच पर बुलाया था। लंच में सारी डिशेस मोटे देसी अनाज यानी मिलेट से बनी थी। सांसदों ने बाजरा, ज्वार और रागी से बनी डिशेस का आनंद लिया। स्पेशल लंच में रागी डोसा, रागी की रोटी, नारियल चटनी, बाजरे का चूरमा, पके ग्वार की फली और बाजरे का राबड़ी जैसे डिशेस परोसी गई थी। असल में यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है और कृषि मंत्रालय को इस तरह का लंच देने की सलाह प्रधानमंत्री मोदी ने दी थी। इस लंच के दौरान विपक्ष के नेता और सत्ता पक्ष के नेताओं के बीच किसी तरह की तल्खी नहीं दिखाई दी, सब कुछ नॉर्मल था। मिलेट्स का प्रमोशन जरूर हुआ, मोटे अनाज के बारे में लोगों को जानकारी जरूर मिली। लंच में तो सभी पार्टियों के नेता मौजूद थे, लेकिन इस वक्त एक डिनर चल रहा है, उसमें सिर्फ एनडीए के एमपीज को इनवाइट किया गया है। गुजरात में बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल ने गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत की खुशी में एनडीए के सांसदों को दावत पर बुलाया है। इस डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के ज्यादातर मंत्री और 15 पार्टियों के सांसद और नेता शामिल हैं।
तोमर ने आज जो लंच किया उसका मकसद था नेताओं को यह समझाना कि मोटा अनाज क्या होता है, और सीआर पाटिल ने शाम को जो डिनर किया उसका मकसद था यह समझाना कि गुजरात में मोटा भाई कौन है। नरेंद्र मोदी ने सीआर पाटिल को गुजरात के चुनाव में भारी जीत का श्रेय दिया था। आज का डिनर उसी जीत का सेलिब्रेशन है। आज पार्लियामेंट में एक इंटरेस्टिंग स्पीच सुनने को मिली। मैं आपको अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर के भाषण का कुछ अंश सुनाना चाहता हूं। हरसिमरत के निशाने पर थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। हरसिमरत कौर ने कहा, जो व्यक्ति पार्लियामेंट के अंदर नशे की हालत में आता था उसके हाथ में आज पंजाब की सरकार है। हरसिमरत कौर ने कहा, आप जब सड़क पर चलते हैं तो वहां लिखा होता है शराब पीकर गाड़ी न चलाएं, लेकिन आज एक व्यक्ति शराब पीकर पंजाब की सरकार चला रहा है। पिछले 10 महीनों में पंजाब की क्या हालत हुई, आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। आज साडे सूबे दा मुख्यमंत्री 6 महीने 10 महीने पहले उत्थे बैठिया हुंदा सीगा। आई थिंक द होल हाउस नोज दैट द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब यूज्ड टू सिट इन दैट कॉर्नर। ते सर मैं तुहानू चैलेंज कर दिया कि तुसी पिछले स्पीकर तो ले लो जिहड़ी किन्नी सारी कंप्लेंटां उत्थों आईयां सीगियां उन्हां दे अपनी पार्टी ते दूजियां तो कि साडी सीट बदल दो। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ ਕਿ ਆਈ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਸਰ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁਰਚਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ पता है ਤੁਹਾਡਾ बेली ਸੀਗਾ। 11 बजे क्या खा पी के आते थे, आसपास के सारे बोलते थे हमारी सीट बदल दो। सर जब बोलते थे लोग आके इधर बैठे होंगे पहलवान जी कहीं पे जाके उनको सूंघते थे कि क्या हो रहा, ये तो हालात हैं सर ये बन गए हमारे बदलाव वाले मुख्यमंत्री। तो क्या शराब नशा नहीं है तो क्या है? मैं उसी के ऊपर तो बोल रही हूँ कि नशे से इंसान का क्या हो रहा है। मुख्यमंत्री का नशे से ये हिसाब हो गया तो स्टेट का क्या हिसाब होगा? आप सोचिए 10 महीनों में क्या होया। सर 10 महीनों में नशों से ये हालत हो गया है कि आज सड़कों के भी लिखा होता है डोंट ड्रिंक एंड डोंट ड्राइव, तो यहाँ पे ड्रिंक करके ड्राइव किया, ये तो स्टेट को ड्राइव कर रहे हैं। और केजरीवाल कहते हैं 2019 की इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने अपने माता के सिर की कसम खाई थी कि मैं आज के बाद शराब नहीं हाथ लगाऊंगा क्योंकि इलेक्शन जीतनी थी। और केजरीवाल कहते हैं बहुत बड़ी कुर्बानी करी है, भगवंत मान जी ने इतनी बड़ी कुर्बानी कोई नहीं कर सकता। सर वो तो कुर्बान हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, और पिछले 10 महीनों में हमारे पंजाब का क्या हाल हुआ सर? आधा महीना पहला होगा कि बाहर गए जर्मनी में हमारे पंजाब के बारे में चर्चा करने के लिए, और चर्चा तो ये होके रह गई कि लुफ्थांसा की फ्लाइट से पहली बार एक मुख्यमंत्री को ऑफलोड किया गया। सर कभी आपने सुना है इस देश में किसी मुख्यमंत्री को जहाज से ऑफलोड किया जाए? सर लुफ्थांसा की फ्लाइट ने ऑफलोड कर दिया क्योंकि उस नशे की हालत में मुख्यमंत्री थे कि चढ़ नहीं पाए। अब सर इधर के हमारे मंत्री जी ने कहा था जो एविएशन मिनिस्टर है कि मैं जांच करूंगा, तो जांच करके बताऊंगा, लेकिन वो जांच क्यों दबा दी जरा ये भी वो बता दे। नशा इन्होंने कांग्रेसिया ने घर तक पहुंचाया तो इन्होंने नशे का तो आ हाल करता है कि पंजाब की जवानी को खत्म करन च 4 साल पे ने। मैं पूछना चाहती हाँ एक नशेड़ी मुख्यमंत्री होए, निकम्मी इन्हों की कैबिनेट होए, सो सब मैं इससे आग्रह करती हूँ कि इसको थोड़ी संजीदगी से लिया जाए। जो ये बॉर्डर स्टेट खराब हो जाएगा। पंजाब टुडे is a burning volcano, smoking volcano on the brink of a civil war if it is not controlled, and the government is only interested in looting Punjab and spending it to make Kejriwal and his government shine across the nation. हरसिमरत कौर की बात सियासी हो सकती है, उनकी भाषा तीखी हो सकती है, लेकिन यह बात सही है कि नशा पंजाब को बर्बाद कर रहा है। पंजाब के लोग इससे बेहद परेशान हैं। आज भी फिरोजपुर में किसानों ने एक डिस्टिलरी को बंद करने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया और पंजाब पुलिस ने किसानों पर लाठियां बरसाई। शराब फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का यह प्रोटेस्ट 24 जुलाई से चल रहा है। मामला हाई कोर्ट में है। कोर्ट के आदेश का हवाला देकर 2 दिन पहले पंजाब पुलिस ने मंसूरवाला गांव में शराब कंपनी से करीब 1.5 किलोमीटर दूर पक्का धरना लगाकर बैठे किसानों को हटा दिया था, लेकिन आज किसान फिर प्रदर्शन करने पहुंच गए। किसानों का इल्जाम है कि शराब फैक्ट्री से निकलने वाली केमिकल के कारण पानी और जमीन दोनों खराब हो रहे हैं। फसलों पर इसका सीधा असर पड़ता है और शराब से नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए शराब कंपनी को बंद करना चाहिए।
हाईकोर्ट में आज भी इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा प्रदर्शनकारी धैर्य रखें, रास्तों को खाली करें, फिर एक कमेटी बनाई जाएगी। अगर कंपनी के मालिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। पंजाब के पास देश भर की करीब 2.5% जमीन है और 1.5% आबादी, लेकिन पंजाब के मेहनतकश लोग देश के लोगों का पेट भरते हैं, सबसे ज्यादा अन्न पैदा करते हैं। पंजाब का किसान और पंजाब के जवान देश की शान है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में नशे ने पंजाब को बर्बाद कर दिया है। पंजाब के घर घर में नशा पहुंच गया है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रग्स की सप्लाई लगातार होती है। पहले कांग्रेस ने पंजाब को नशे से मुक्ति दिलाने का वादा किया था। पंजाब के लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया। जब केजरीवाल ने पंजाब को नशा मुक्त बनाने का वादा किया तो पंजाब की जनता ने दिल खोलकर केजरीवाल की पार्टी को वोट दिए। पंजाब में भगवंत मान की सरकार बने 10 महीने हो गए, लेकिन नशे का कारोबार कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हरसिमरत कौर को भगवंत मान पर अटैक करने का पूरा मौका मिला। मुझे लगता है कि पंजाब के नेताओं को एक दूसरे पर पर्सनल अटैक करने के बजाय मिलजुल कर पंजाब को नशे से मुक्त कराने की कोशिश करनी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, तभी बात बनेगी, वरना एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा। इल्जाम तो बिहार में भी लगे हैं। बिहार में भी जहरीली शराब से 74 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन सरकार बीजेपी पर साजिश का इल्जाम लगाने में बिजी है और बीजेपी नीतीश कुमार पर शराब माफिया को बढ़ावा देने का इल्जाम लगा रही है। इस बीच आज ह्यूमन राइट्स कमीशन की टीम भी मामले की जांच करने बिहार पहुंची तो इस पर भी सियासत हुई। आज जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने लोकसभा में कहा कि जहरीली शराब से मौतें तो दूसरे राज्यों में भी हुई हैं, वहां एनएचआरसी की टीम क्यों नहीं भेजी गई, सिर्फ बिहार में ही क्यों भेजी जा रही है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को, बिहार की सरकार को सूचना दिया है कि जो छपरा में जहरीले शराबों से जो मौत हुई है उसकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का कहां से मामला आ गया? जो संवैधानिक संस्थाएं, उन संस्थाओं का जिस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है, कर्नाटक की जांच क्यों नहीं कर रहा है? नॉर्वे में पूल में 142 लोग मर गए, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? यह मसला राज्यसभा में भी उठा। इसे लेकर ऑपोजिशन पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया। हैरानी की बात यह कि राज्यसभा में सबसे पहले यह इशू तृणमूल कांग्रेस की एमपी डोला सेन ने उठाया। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने सदन के बाहर प्रोटेस्ट किया। आरजेडी के एमपी मनोज झा ने कहा सरकार एनएचआरसी को पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, यह ठीक नहीं है। दुख की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट है सर कि एनएचआरसी को हम देखते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को अभी बिहार जा रहा है, बंगाल में जा रहा है, लेकिन कभी यूपी और ये में नहीं जाते हैं, गुजरात में। इसीलिए ऑन प्रोटेस्ट एनएचआरसी को जो पॉलिटिकल उपकरण की तरह इस्तेमाल करने की बिहार में कोशिश हुई। दुर्भाग्य के साथ कहूं कि प्रधानमंत्री जी के अपने गृह राज्य में हर 3 महीने पे हुज ट्रेजेडी होती है, एनएचआरसी कभी नहीं की। अभी मोरबी जैसी दुर्घटना हुई, एनएचआरसी कभी नहीं की। अलीगढ़ में सैकड़ों लोग मारे गए, एनएचआरसी नहीं गई। मध्य प्रदेश में सैकड़ों लोग मारे गए, एनएचआरसी नहीं गई। हरियाणा में सैकड़ों लोग मारे गए, एनएचआरसी नहीं गई। तो ये पार्टीजन रोल जो एनएचआरसी का बनाया जा रहा है, उसके विरोध में समस्त विपक्ष ने वॉकआउट किया और कहा कि राजनीतिक उपकरण के रूप में अगर आप एनएचआरसी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके मनसा वाचा कर्मणा पे हमें शक है। इस मामले में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव भी बोले। पटना में तेजस्वी ने कहा कि एनएचआरसी की टीम आई नहीं है, उसे भेजा गया है, यह बिहार को बदनाम करने का प्रोपेगेंडा है। एक प्रोपेगेंडा है, उस पर लोग काम कर रहे हैं। सरकार को बदनाम करना है, कोई काम करना है। आप लोग जान ही रहे ना, भारत सरकार के मंत्री ने पार्लियामेंट में क्या जवाब दिया था?
कोई मेरा रिपोर्ट तो नहीं था, बिहार सरकार का तो रिपोर्ट नहीं था, वो तो भारत सरकार का रिपोर्ट था, एनसीआरबी का रिपोर्ट था। एनसीआरबी वाला रिपोर्ट में क्या था भाई? मध्य प्रदेश क्यों नहीं गए लोग? ये लोगों के अधिकार में है तब ना आए। हमको तो नहीं लगता कि अधिकार में है, फिर भी अलग बात है। अगर आए भी हैं तो मध्य प्रदेश गए थे क्या? ये हरियाणा गए हैं क्या? या नित्यानंद जी का भारत सरकार का जवाब पार्लियामेंट वाला पढ़े हैं क्या? अरे एक प्रोपेगेंडा है भाई। पहले तो उन लोगों से पूछिए, लोग अपने मन से आए हैं तो एक एजेंडा पे आए हैं। इन आरोपों का जवाब सुशील कुमार मोदी ने दिया। सुशील मोदी ने कहा, यह बात सही है कि दूसरे राज्यों में भी जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, लेकिन उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जहरीली शराब से हुई मौत की फिगर्स को छुपाने की कोशिश नहीं की थी। किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया क्या, जो पिएगा सो मरेगा? क्या गुजरात के अंदर 4 लाख लोग जेलों के अंदर बंद हैं क्या गुजरात में 1000 से ज़्यादा लोग मर गए पिछले 6 साल के अंदर, और बिहार में तो ये कह रहे हैं केवल 23 लोगों की मौत हुई। तो अगर कोई राज्य सरकार आंकड़े छुपा रही है, राज्य सरकार गरीबों की मदद नहीं कर रही है, मुख्यमंत्री मौत पर हंस रहा है, तो क्या गरीबों का जो मौलिक अधिकार है उसकी चिंता मानवाधिकार आयोग नहीं करेगा? दुख की बात है कि बिहार में जहरीली शराब से 74 लोगों की जान चली गई। इसके बाद भी बिहार में जहरीली शराब सरेआम बिक रही है और शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो रेड करने पहुंची पुलिस पार्टी पर हमला करने से भी नहीं चूकते। आज बिहार में पगहा में शराब बेचने वालों ने पुलिस के साथ रेड करने पहुंची एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम पर हमला किया। पुलिस वालों पर ईंट, पत्थर और बोतल से हमला किया। कई पुलिस वाले घायल हुए। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं जो बिहार की बर्बादी का सबूत है। बिहार में पढ़े लिखे नौजवान भी जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में शराब की सप्लाई के काम में लगे हुए हैं। आप जिस रोते हुए नौजवान की तस्वीर देख रहे हैं उसका नाम आशुतोष राज है। वो बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में वो शराब की होम डिलीवरी करने लगा। पुलिस ने उसे हाजीपुर के गांधी चौक इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आशुतोष अब रो रहा है। कह रहा है घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए शराब की होम डिलीवरी करने लगा। अब ऐसा नहीं करेगा। कुछ वजह होगा ना, क्यों कर नहीं होगा कभी। करते क्यों थे? मतलब तुम तो पढ़ाई कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये धंधा क्यों करते थे? वजह बताओ, कुछ तो वजह बताओ। कोई मजबूरी? नौजवानों को अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए अगर शराब सप्लाई करने पर मजबूर होना पड़े, अगर किसी राज्य में शराब बेचने वाले पुलिस की टीम पर हमला कर दें, 74 लोगों की मौत के बाद भी किसी राज्य में शराब की सप्लाई बेधड़क जारी रहे, तो फिर कहने को बचता क्या है? बेहतर तो यह होता कि नीतीश कुमार बिहार के लोगों से माफी मांगते, वादा करते कि शराबबंदी को सख्ती से लागू करने की कोशिश की जाएगी, बिहार के लोगों को जहरीली शराब से मुक्ति दिलाई जाएगी। लेकिन दुख की बात है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बीमारी का इलाज करने के बजाय बीमारी को छुपाने में लगे हैं। इससे बिहार का भला नहीं हो सकता। आज आगरा से एक इंटरेस्टिंग खबर आई। आगरा नगर निगम ने ताजमहल पर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। इसके बारे में आपको बताऊंगा एक ब्रेक के बाद। आज महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। ग्राम पंचायतों के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की और उद्धव ठाकरे की पार्टी 5वें नंबर पर पहुंच गई। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि 7,751 ग्राम पंचायतों में से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी को 3,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों में जीत मिली। बीजेपी की जीत पर नागपुर से लेकर पूरे महाराष्ट्र में जश्न मनाया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि महाराष्ट्र के लोगों ने आज ये साफ कर दिया कि एकनाथ शिंदे का फैसला सही था। जनता बीजेपी और शिंदे अलायंस के साथ है। महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में
भारतीय जनता पार्टी और हमारे शिंदे जी के नेतृत्व की बाळासाहेबांची शिवसेना, इनको प्रचंड यश मिला है। 3029 पंचायतों में हमारे सरपंच चुनकर आए हैं और ग्रामीण जनता ने इस सरकार के ऊपर पूरा विश्वास दिखाया है। मैं महाराष्ट्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हमारी सरकार काम कर रही है और मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिए उसके ऊपर एक प्रकार से ग्रामीण जनता ने मुहर लगाई है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं। उद्धव ठाकरे की पार्टी पंचायत चुनाव में 5वें नंबर पर है। दावा किया जा रहा है कि उद्धव की शिवसेना को 7,500 में से सिर्फ 650 ग्राम पंचायतों पर जीत मिली है। नतीजे आने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा, चुनाव सिंबल पर तो हुआ नहीं, इसलिए कोई भी क्लेम कर सकता है कि वो जीत गया। हमेशा यही होता है, सब पार्टियां दावा करती है कि मेरी पार्टी पहली है, मेरी पार्टी पहली है, लेकिन इस बात में एक सच्चाई है, जो सच्चाई हमें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। गांव के लोग जो रहते हैं वो आपस में मिलजुल कर भी चुनाव लड़ते हैं और कभी कभी उसमें कुछ पार्टियां या पॉलिटिकल पार्टी होती भी नहीं है, तो ऐसे लोग भी लड़ते हैं, वो उनका अधिकार है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरी पार्टी नंबर 1 है या मेरी पार्टी हार गई, ऐसे नहीं है। ये गांव वालों की अगर उनकी एक बात होती है, आपस में एक अच्छी एक अपनापन है, तो उसमें किसी ने उसके ऊपर क्लेम करना अच्छी बात नहीं है। ये बात सही है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव सिंबल पर नहीं होते, इसलिए उद्धव ठाकरे बीजेपी के दावे को नकार सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, लेकिन जब तक महाराष्ट्र में असेंबली के चुनाव नहीं हो जाते तब तक इस बात का फैसला नहीं हो पाएगा कि उद्धव ठाकरे सही थे या फिर शिंदे का फैसला सही था। आगरा से आई इंटरेस्टिंग खबर आपको बताता हूं। आगरा नगर निगम ने गजब का कारनामा किया। नगर निगम की तरफ से ताजमहल को प्रॉपर्टी टैक्स और पानी का बिल जमा कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। नगर निगम के मुताबिक ताजमहल पर करीब 1.5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स और 1,95,00,000 से ज्यादा का पानी का बिल बकाया है, जिसे जमा कराने की अथॉरिटी को 15 दिन का वक्त दिया गया है। ताजमहल की देखरेख की जिम्मेदारी एएसआई के पास है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, इसलिए नगर निगम के नोटिस से एएसआई के अफसर काफी परेशान हैं। आगरा में एएसआई के अफसर राजकुमार पटेल ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स स्मारकों पर लागू नहीं होता। मोनूमेंट में इस तरह की किसी भी चीज को लेकर के कोई टैक्स की देयता अभी तक मेरी जानकारी में हिंदुस्तान में किसी भी मोनूमेंट पे ऐसी निर्धारित नहीं की गई। और सिर्फ ये नगर निगम की ही बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले हमको आगरा फोर्ट जो वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट है उसके लिए कैंटोनमेंट बोर्ड ने भी एक लगभग 5 करोड़ के आसपास की देयता निर्धारित की थी। तो उनमें भी हमने उनको जवाब दिया है कि ये एक्ट में ये सारी चीजें एग्जम्प्टेड है और गवर्नमेंट ने जब जीएसटी रिजाइम में ये क्लियरली नोटिफाइड किया है कि सर्विस टैक्स भी किसी भी तरह से इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। 15 नवंबर 2017 का स्पेसिफिक नोटिफिकेशन है मॉन्यूमेंट्स को लेकर के। उसके पहले जो सर्विस टैक्स था, सर्विस टैक्स रिजाइम में भी ये प्रोविजन था कि जो मॉन्यूमेंट होते थे उन पे किसी भी तरह की सर्विसेज या बाकी चीज़ों पे लेकर के कोई भी टैक्स या सर्विस टैक्स की देयता नहीं होती थी। तो मुझे लगता है कि भ्रमबस या पूरी जानकारी ना होने की वजह से इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। हम उनको राइटिंग में रिप्लाई कर रहे हैं और होप सो ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ताजमहल को मिला नोटिस दिखाता है कि जिस प्राइवेट एजेंसी को ये नोटिस भेजने का काम दिया गया था उसने कितनी लापरवाही से काम किया। कौन नहीं जानता कि ताजमहल हमारी विरासत है, ऐतिहासिक धरोहर है, मॉन्यूमेंट है और उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जब कोई इस तरह की लापरवाही कर देता है तो दुनिया में मजाक उड़ता है, भारत की बदनामी होती है। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जब अर्जेंटीना की टीम अपने घर पहुंची तो उसका कितना जबरदस्त स्वागत हुआ। और अब मैं आपको दिखाता हूं फुटबॉल की वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना की टीम के स्वागत की अद्भुत और शानदार तस्वीरें।
अर्जेंटीना के लोग 3 दिन से सोए नहीं हैं। पूरा देश सड़कों पर है। 36 साल के बाद वर्ल्ड कप की जीत की खुशी में पूरा देश दीवाना हो गया है। लाखों लोग सड़कों पर नाच, पूरा देश उनके स्वागत के लिए खड़ा था। जिस वक्त अर्जेंटीना की टीम ब्यूनस आयर्स पहुंची उस वक्त रात के 3 बजे थे, लेकिन लाखों लोग टीम के स्वागत के लिए खड़े थे। आज जब वर्ल्ड चैंपियन टीम को लेकर प्लेन अर्जेंटीना पहुंचा तो सबसे पहले मेसी ही प्लेन से बाहर निकले। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उनके हाथ में थी। टीम के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर रेड कार्पेट बिछाया गया था। प्लेयर्स के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर लाइव बैंड परफॉर्मेंस का इंतजाम किया गया था। की भीड़ थी। एयरपोर्ट से ये सभी खिलाड़ी अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर जा रहे थे। एयरपोर्ट से फुटबॉल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर की दूरी महज 11 किलोमीटर है, लेकिन सड़क के दोनों तरफ इतनी भीड़ थी कि 11 किलोमीटर का सफर तय करने में 2 घंटे का वक्त लगा। वर्ल्ड कप विजेता टीम आज रात अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन के ट्रेनिंग ग्राउंड में रुकी है। इस स्टेडियम के बाहर हजारों लोगों ने कल से ही डेरा डाला हुआ है। कई लोग लियोनेल मेसी हर जगह छाए हुए हैं। वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी उठाए मेसी की फोटो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा लाइक्स हासिल करने वाली तस्वीर बन गई। इस तस्वीर को अब तक 6 करोड़ लोग लाइक कर चुके हैं। इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा लाइक्स पाने वाली जो टीम टॉप 5 फोटो हैं, उनमें से 3 तस्वीरें मेसी की हैं। वर्ल्ड कप से देश वापस लौटने पर जबरदस्त स्वागत सिर्फ अर्जेंटीना की टीम का नहीं हुआ। फ्रांस की रनर्स अप टीम भी जब अपने देश पहुंची तो वेलकम करने के लिए हजारों लोग पेरिस में जमा थे। इन फैंस का कहना है कि उनकी टीम भी फाइनल में चैंपियन की तरह खेली। 2 बार पिछड़ने के बाद वापसी की, मैच को एक्स्ट्रा टाइम तक लेकर गई। और वाकई में इन फैंस की बात सही है। अर्जेंटीना भले वर्ल्ड चैंपियन बनी हो, लेकिन फ्रांस की टीम ने भी जबरदस्त खेल दिखाया। उसने इस मैच को बेस्ट फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप बना दिया। फ्रांस के कप्तान किलियन एम्बापे ने फाइनल में हैट्रिक दागी, गोल्डन बूट के विनर बने। फ्रांस की टीम लगातार दूसरा वर्ल्ड कप फाइनल खेला। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसीलिए आज जब फ्रांस के खिलाड़ी पेरिस के मशहूर कॉनकॉर्ड के पास एक होटल में पहुंचे तो वहां उनके स्वागत के लिए हजारों फैंस पहुंचे। खेल में हार जीत तो लगी रहती है, एक टीम जीतेगी दूसरी हारेगी, लेकिन जिस तरह का खेल अर्जेंटीना और फ्रांस ने दिखाया उसने इस वर्ल्ड कप को यादगार बना दिया। ये वाकई में सांसें रोक देने वाला मैच था। आखिरी वक्त तक रोमांच बना रहा। दोनों टीमों ने जबरदस्त एंटरटेनमेंट किया। चैंपियन भले अर्जेंटीना बनी, लेकिन फ्रांस की टीम की तारीफ हुई। उसने दुनिया भर के स्पोर्ट्स लवर का प्यार जीता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।